शर्मनाक चीज हुई। मुझे तो पूरी तरह डिटेल से नहीं पता, नंगा करके उसको मारा इन्होंने। एक ऐसा लाडला जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, मुल्क दुश्मन बयानिए के हवाले से बात की, एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में पुलिस की तहवील में है, मगर जिस्मानी रिमांड पर हैं या नहीं, मामला पेचीदगी इख्तियार कर गया है। शहबाज गिल को गुज़श्ता रात अडियाला जेल इंतजामिया ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले तो कर दिया, मगर वो इस वक्त पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और इंतजामिया की जानिब से पिम्स अस्पताल को सब जेल करार देने का फैसला किया गया है। शहबाज गिल का चेकअप कराने के लिए पहले 4 रुकनी, फिर 5 और अब 6 रुकनी बोर्ड बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट आज अदालत में जमा कराई है और इससे पेशतर ये कि शहबाज को जुमे यानी कल के रोज़ तक पिम्स अस्पताल में रखने का फैसला किया गया। अब ये सब कुछ मेडिकल पर मुनहसर है। पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ड्यूटी जज जुडिशल राजा फरूख अली खान की अदालत में जमा कराई गई और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि शहबाज गिल को बचपन से सांस का मसला है और ज़रूरत पड़ने पर वो ब्रोंकाइटिस इस्तेमाल करते हैं, यानी वो जो ब्रोंकाइटिस के लिए वो सांस लेने वाला आला है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उनको सांस लेने में मसला है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब शहबाज गिल दर्द महसूस कर रहे हैं। उनका फ़ौरन उनकी ECG की गई। मेडिकल रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि शहबाज गिल को कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना दरकार है, उनके मजीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मशवरा दिया गया कि शहबाज गिल का एक्सरे, जो यूरिक एसिड, खून और दिल का टेस्ट करना ज़रूरी है। आज PTI सेनेटर शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स अस्पताल पहुँचे, मुलाकात की, मगर पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुख्तलिफ सेनेटर्स अस्पताल के बाहर मीडिया से बात करते रहे, शिकवा करते रहे समाज से कबल आज, क्योंकि अदालत में इस मामले पर समात थी, PTI की रिट पटिशन थी और पुलिस की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराने पर फवाद चौधरी ने एतराज़ उठाए। फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उनके हुआ वो काबिल मजम्मत है, उन पर टॉर्चर के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल आ रहा है। इस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की खबरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। उसकी रिपोर्ट के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस है। इस्लामाबाद पुलिस के IG को, DIG को, इनको अदालत तलब करे, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए। दूसरी जानिब शहबाज गिल की रिमांड देने के खिलाफ दरख्वास्त आज उस पर समात हुई। PTI की रिट पटिशन थी। समात के दौरान जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल का मेडिकल हुआ, इसमें क्या आया है। IG इस्लामाबाद ने जवाब देते हुए कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में सांस की तकलीफ का बताया गया है। जस्टिस साबिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आहो बुका मची हुई है, कि तशद्दुद हो गया, क्या ये मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा कुछ हुआ है, हमने ये देखना है। वकील ने अदालत को बताया कि 9 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, 10 अगस्त को रिमांड हुआ, 11 पिम्स बोर्ड ने मेडिकल किया। जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि क्या 12 अगस्त को शहबाज गिल ने मैजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश होने पर तशद्दुद का बताया। जवाब में राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि नहीं, शहबाज गिल ने मैजिस्ट्रेट को तशद्दुद का नहीं बताया। जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि अभी पिटिशंस कहाँ हैं, पिटिशनर कहाँ है। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि शहबाज गिल अभी पिम्स अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जेल इंतजामिया की तरफ से कोई बयान ना दें, मुझे सुबह पिम्स अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया गया। जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि आज ये रिमांड का केस इसलिए सुन रहे हैं कि वो सियासी शख्सियत है, आम अफराद के तो रोज़ाना रिमांड होते हैं, अल्लाह देता का केस हाई कोर्ट नहीं आता। आज 4:15 को भी ये कोर्ट रूम भरा हुआ है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि तमाम मीडिया चैनल्स ने तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट किया। जस्टिस साबिर फारूक ने कहा कि माजरत के साथ मीडिया में मेरी अपनी कोर्ट की गलत रिपोर्ट शाया हो जाती है, खबर कुछ होती है और सुर्खी कुछ लगी हुई होती है। जस्टिस साबिर फारूक ने सवाल किया कि IG इस्लामाबाद आप बताएं कि आप क्या इकदाम करेंगे। जवाब में शहबाज गिल की वकला ने अदालत में बयान दिया कि हमें उन पर एतमाद नहीं है। जस्टिस साबिर फारूक ने शहबाज गिल के वकला से मुखालमा करते हुए कहा कि ऐसे नहीं करें, कोर्ट रूम को सर्कस। अदालत ने अडियाला जेल के मेडिकल अफसर से शहबाज गिल के इब्तदाई तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट तलब की, जिसके जवाब में मेडिकल अफसर अडियाला जेल ने कहा कि वो रिपोर्ट तो मैं साथ नहीं लाया। जस्टिस साबिर फारूक ने मेडिकल अफसर अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
आपको मैंने अपने इलाज के लिए तो नहीं बुलाया। अदालत ने सवाल किया कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल किधर है, जिसके जवाब में एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील हो गए, मेरे पास चार्ज है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप लोगों को शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूं, शाम 4 बजे रोककार मिली तो रात 9 बजे हवालगी क्यों हुई। मेडिकल अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने 4:15 बजे दिल की तकलीफ की शिकायत की। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जैसे ही एडिशनल सेशन जज के रिमांड का ऑर्डर मिला तो तकलीफ हो गई, जिसके बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। आज शहबाज गिल के वकला की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि उनका जो रिमांड है उसका फैसले को मुअत्तल किया जाए। मुअत्तल नहीं किया गया, ताहम अदालत की तरफ से कहा गया कि तहरीरी फैसले के अंदर जो रिमांड का स्टेटस है उससे मुताल्लिक बातें वाज़ेह करेंगे। अब एक तरफ अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है मामले के ऊपर, दूसरी तरफ हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। आज जावेद लतीफ़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। और जो पहले दिन तोते ने जुबान खोली और जो कुछ बताया, बात यहाँ रुक नहीं रही। जो बात असल है तोते के जुबान बंद रखने की वजह वो ये है कि 4 साल वजीर आजम हाउस में और बनी गाला में अखलाकियात से लेकर पैसा बनाने तक और पैसे से कौमी मफादात फरोख्त करने तक, कौमी राज उगलने तक जो चीजें हैं इस तोते को इल्म है। अब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि शहबाज गिल के पास कुछ और चीज़ें भी हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन तो रिकवर नहीं हो सका। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि शहबाज गिल क्योंकि कोई एतराफ़ ना कर दे इंटेरोगेशन टीम के सामने, इसलिए PTI और इमरान खान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में नहीं होना चाहिए, फ़िज़िकल रिमांड ना लिया जाए। दूसरी तरफ तशद्दुद की बात की जा रही है, लेकिन इस तशद्दुद के मामले पर जब इमरान खान साहब ने निजी TV चैनल से बात की और कहा कि उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया गया है, उसके बाद हाशिम डोगर साहब ने क्या कहा, आज जो सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आया है वो भी आपके सामने रखते हैं। कल उनको बताया गया कि जुडिशल रिमांड कैंसिल हो गया है तो वो बेहोश हो गए, उनकी तबीयत इतनी ख़राब। जब हमने कोशिश की कि उनको करीब तरीन हस्पताल में भिजवाएं तो इस्लामाबाद पुलिस ने इससे पहले ही बिल्कुल हमारी पुलिस को वहाँ से मूव नहीं करने दिया और गालिबन प्लान था कि यहाँ पे कुछ ऐसा वाक़या हो कि जिससे हालात मज़ीद कशीदा हों। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में रिमांड के दौरान उन पे शदीद तशद्दुद किया गया। जब वो 3 दिन हमारे पास जेल में रहे, वहाँ पे उनके साथ तशद्दुद नहीं हुआ। उनके साथ जेल में सिर्फ एक जो बुरा सलूक हुआ कि उनको पहली रात चक्की में रखा गया, जो कि नाजायज़ था। होम डिपार्टमेंट ने DIG और जो सुपरिटेंडेंट जेल थे उनको तबादला कर दिया गया है। उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी कि वो उन्होंने किसके कहने पर ऐसा किया और क्यों। इससे पहले हाशिम डोगर ने कहा था कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। आज वो कह रहे हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, लेकिन शहबाज गिल ने उनको बताया नहीं, वो इतने खौफज़दा थे कि बता नहीं सके। और जिस वक्त उनको पता चला कि जो रिमांड की दरख्वास्त है वो कैंसिल होगी तो शहबाज गिल बेहोश हो गए। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त शहबाज गिल के वकील और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जनाब शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज क्योंकि अदालत के अंदर इस मामले पर समाअत हुई, ये रिक्वेस्ट आपकी तरफ से की गई कि जो रिमांड है फिजिकल रिमांड उसको कैंसिल किया जाए। इस वक्त स्टेटस क्या है? शहबाज गिल साहब जब पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं तो फिजिकल रिमांड पर हैं, ये रिमांड अब कानूनी तौर पर लीगली नहीं है, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि तकनीकी तौर पर तो रिमांड नहीं है। तो अभी टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या सिचुएशन है, लीगल ग्राउंड्स क्या है शहबाज गिल साहब के रिमांड की? वो फिजिकल रिमांड पे हैं, चूंकि देखे ना कोर्ट ने कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो ऑर्डर किया है, अगर वो फर्ज को फिजिकल रिमांड पे अगर नहीं है, हॉस्पिटल में है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस की तो कस्टडी में ना हुए, लेकिन इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो पुलिस की कस्टडी में हैं, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट से वो कल उनको कोर्ट के ऑर्डर पे लेकर आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल रिमांड। तो लिहाजा अगर वो उसमें है, हॉस्पिटल में भी हैं, तो वो फिजिकल रिमांड पे ही तस्वर होंगे। लिहाजा कल उनका फिजिकल रिमांड खत्म होगा। लेकिन अभी आज देखते हैं कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, क्योंकि उन्होंने रिजर्व किया है जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। लिहाजा ये डिपेंड करता है कि जज साहब क्या ऑर्डर फरमाते हैं। बट फॉर ऑल लीगल एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज ऑन फिजिकल रिमांड एंड इन द कस्टडी ऑफ इस्लामाबाद पुलिस। तो शुएब शाहीन साहब, अगर वो फिजिकल रिमांड पर हैं तो ये रिमांड तो कल यानी बरोज़ जुमा खत्म हो जाएगा गालिबन, और अगर ये कल खत्म होता है तो इसके बाद शहबाज गिल कहाँ होंगे? यानी वो फिर इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में होंगे या अडियाला जेल पर होंगे? नहीं, देखिए ना, उनको तो सिर्फ कल तक पुलिस को रखने का अख्तियार है। लिहाजा ये उनको वापस ले जा करके जेल सुप्रिटेंडेंट के हवाले करने के पाबंद है कल की तारीख में। हाँ, अगर उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी सीरियस है तो जेल सुप्रिटेंडेंट उनको इजाज़त दे सकता है कि पिम्स में रखें, या एट दी चॉइस ऑफ दी किसी भी पिंडी में या उनकी अपनी जो हॉस्पिटल है उसमें रखने का अख्तियार रखते हैं। वो वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर हैं जेल के,
उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर या मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशंस के ऊपर। नहीं, लेकिन 2 रोज़ा फिजिकल रिमांड के बाद अभी ये तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स नहीं है कि 2 रोज़ा रिमांड के बाद इनको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया जाए। अगर वो रिमांड एक्सटेंड कराना मकसूद हो तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर एक्सटेंड कराना मकसूद हो तो उनको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी पुलिस को, और हाई कोर्ट से स्पेसिफिक डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स लेना पड़ेगा। लिहाजा ये अपने तई ये अख्तियार पुलिस इस्तेमाल नहीं कर सकती कि जो वो ये कहे कि नहीं जी हम अपनी मर्जी से इसको कंटिन्यू करेंगे फिजिकल रिमांड को और अपनी कस्टडी में रखेंगे। देखिए, आपकी जो ग्राउंड इस वक्त ये है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है कोर्ट के सामने, क्या उसमें तशद्दुद इस्टेब्लिश हुआ है? देखिए, अभी तक तो मेडिकल रिपोर्ट के अंदर तो ऐसी कोई सीरियस कोई बात नहीं आई कि तशद्दुद के हवाले से, ना ही मेडिकल रिपोर्ट इसके बारे में बताती है। मेडिकल रिपोर्ट ने ये बताया, मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये एक्सरे करे, ये करे, वो करे, लेकिन इसमें उन्होंने एक सिंबॉलिक ज़रूर लिखा है कि इसमें उसको पेन है जॉइंट्स के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, लेकिन अभी उसका तशद्दुद की चीज़ें एक और बात है। अगर उसको जो तशद्दुद हुआ है, जो 12 तारीख को उसको फिजिकल रिमांड से वापस भेजा गया था, 12 के बाद आज 18 तारीख की अगर मेडिकल बोर्ड आती है तो क्या वो तशद्दुद के निशानात 7 दिन तक बाकी रहते हैं या नहीं, ये एक अलग क्वेश्चन है जो हमने रेज किया है कोर्ट के सामने। इसलिए कोर्ट ने कहा है ये सारी चीज़ें मैं टेंटेटिव रिपोर्ट पहले मंगवाता हूँ की जो रखा है, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो जुडिशल कमीशन की तरफ हम जाएंगे और इस तशद्दुद को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, लेकिन शोएब साहब, इस्लामाबाद पुलिस अगर फिजिकल रिमांड लेना चाहती है तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस की तो ये लॉजिकल ग्राउंड्स हैं कि अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन बाकी है, कुछ चीज़ें रिकवर करना है, वो मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, वो तो रिकवर नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि तशद्दुद करेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती है, हैंगिंग इन द एयर होती है, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ तो अपनी जगह पर कायम रहेगा। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल एम्बिगुअसिटी पे मुश्तमिल है और गलत है। पहली बात तो ये है कि ये कोई आला कत्ल तो है नहीं कि जो उसने छुपाया हुआ था और उसको ले जा करके उसको रिकवर करेंगे मोबाइल फ़ोन अगर है तो। उन्होंने लैपटॉप की बात नहीं की, मोबाइल फ़ोन की बात की है। मोबाइल फ़ोन गाड़ी में था उनके बकौल, पुलिस के बकौल। एक मोबाइल वो कहते हैं कि हमने रिकवर कर लिया है, एक मोबाइल अभी रिकवर होना बाकी है, और उसके ऊपर एक अलग से FIR काट दी उसके ड्राइवर के खिलाफ, और अलग से उसकी ड्राइवर की बीवी को 10 माह की बच्ची को उठा कर ले आए, एक दिन जेल में रखा, एक दिन थाने में रखा, उसके बाद उसकी जमानत हुई। तो भाई अगर उनके खिलाफ एक्शन बनता है तो क्या ये जेल में या पुलिस कस्टडी में रह के वो कहाँ जाकर के रिकवर कराएगा कि कोई उसने अलग से छुपाया हुआ है? बकौल पुलिस के ये ड्राइवर के पास है, तो फिर इसकी कस्टडी क्यों चाहिए? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो कल ऑर्डर किया है, वे एक किस्म का ऑर्डर किया है कि जी ऐसी कुछ डायरीज हैं जिनके बारे में एक लफ्ज नहीं लिखा कि किस बारे में आपने उनको इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए दिया है। तो लिहाजा ये 99.9% ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें रिमांड एक्सटेंड किया जाता है। ये गलत ऑर्डर किया है, इसलिए मैं समझता हूं कि कोर्ट इसके ऊपर अपना ऑर्डर देगी। नहीं, लेकिन शोएब शाहीन साहब, तासुर ये है ना कि तहकीकात में मुआवनत नहीं की जा रही, यानी तहकीकात में शामिल नहीं हुआ जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस अगर मांग रही है वो मोबाइल फ़ोन अगर ड्राइवर के पास है या कोई डायरीज है तो दे दिया जाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये क्या शहबाज गिल जेल में बैठ के या थाने में बैठ के या हवालात में बैठ के वो जाकर के ड्राइवर को ढूंढेगा या उसको देगा? उसकी कस्टडी में है जो उसने इनकार किया। पुलिस पागल थी जिस वक्त उसको गिरफ्तार कर रहे थे, अगर गाड़ी में था तो गाड़ी को और उसमें से क्यों नहीं उन्होंने रिकवर किया? इसका मतलब यह है कि उसने तो ये कहा है कि मेरे से उन्होंने तो जज साहब ने, मजिस्ट्रेट ने, आपको पता है क्या कन्विंसिंग बात लिखी है? उसने कहा इनको तो ये भी नहीं पता कि उसने मोबाइल के जरिए इंटरव्यू दिया ही नहीं, उसने तो लोकल लैंडलाइन से इनको टेलीफोन कॉल करके अपनी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने एक लफ्ज भी इसके बारे में नहीं लिखा। इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन इनका पर्पस नहीं है, इनका पर्पस कुछ और है, जो मैं समझता हूं कि इनका ये बदनीयती पे मबनी है ये प्रोसीडिंग्स। और इस तरह के हालात में ये सीरियस वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स केस है। ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर तशद्दुद है हमारे मुल्क में। अगर कैपिटल में बैठ के अगर इस तरह का ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी तो कल फैसलाबाद में जो कुछ हुआ या उसके अलावा देहातों में जो कुछ हो रहा है तो फिर बाकी जगहों पे क्या होगा? और ऐसे स्टेट इंस्टीट्यूशंस जिनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनको प्रोटेक्ट करे, अगर पुलिस की तहवील में अगर एक बंदे पे तशद्दुद होता है तो इट इज़ वेरी सीरियस थिंग। और तमाम, कल मैं हामिद मीर के साथ था, उसने मुझे खुद वीडियोस दिखाई उसके प्राइवेट पार्ट्स की, ऑडियो
तस्वीर पर सीरियस तशद्दुद के निशानात हैं। बात ये, और मैं खुद मिला हूँ 12 तारीख को शहबाज गिल को, पुलिस की मौजूदगी में उसने मुझे बताया कि मेरे जिस्म के ऊपर इतने तशद्दुद के निशानात हैं, अगर आप मेरा बैक साइड से इवन प्राइवेट पार्ट्स में भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह काले कोट का आपका कलर है, इस तरह मेरे जिस्म का कलर है। अगर ये सीरियसनेस है, इल्जाम भी अगर है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सीरियस वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स बिल्कुल शुएब शाहीन साहब, अगर वाकई तशद्दुद हुआ है तो काबिल मुज़म्मत है। ना सिर्फ ये कि काबिल मुज़म्मत है बल्कि काबिल गिरफ्त भी है। उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अडयाला जेल की कुछ इंतजामिया जो है उसको तो मुअत्तल किया गया, सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई, तबादला हुआ, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो यकीनन ये भी काबिल मुज़म्मत है, ये भी काबिल गिरफ्त है। लेकिन इसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे? सवाल तो ये है। मेडिकल रिपोर्ट आप ये कह रहे हैं कि देखिए ना, इसलिए कहा गया है कि आप इसमें जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। भाई जो तशद्दुद करा रहे हैं या तशद्दुद खुद कर रहे हैं, उनको अगर आप इनके ऊपर निगरान मुकर्रर कर देंगे, उन्हीं को ही जज बना देंगे, उन्हीं को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर देंगे, तो उन्होंने अपने खिलाफ तो स्टेटमेंट देनी नहीं है। सारे पुलिस ने अगर कराया है या खुद किया है, हम अभी प्रीमेच्योर स्टेज है, हम कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन हो, काजी फाइसा जैसा, या कोई इस तरह का इंडिपेंडेंट जज बैठा हो जो इस पे इंक्वायरी करे, तो फिर ही कोई रियल ट्रुथ विल कम आउट, असल सच सामने आएगा। अच्छा शुएब शाहीन साहब, ये मुतालबा आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा को मुकर्रर किया जाए इस जुडिशल इंक्वायरी का हेड जो है, ये आप मुतालबा कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि उन्होंने क्वेटा इशू पे बड़ा जबरदस्त किस्म की इंक्वायरी की थी, और आपको याद होगा मेमो स्कैंडल पे भी इंक्वायरी के वही सरबराह थे। मैं इसमें चूंकि बहुत सीरियस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, मैं मुतालबा करता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वो काजी फाइसा साहब की सरबराही में ये कमीशन बनाए, ताकि असल जो हकायक है वो सामने लाए जा सके। आपने इस मुतालबे पर इमरान खान साहब को एतमाद में लिया? नहीं, मैं तो उनसे नहीं कह रहा, मैं तो एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की हैसियत से ये मुतालबा कर रहा हूँ। मैं इमरान खान साहब से ना मैं मुतालबा करता हूँ, ना इमरान खान साहब का मैं पाबंद हूँ इस इशू पे उनसे। लेकिन आप शहबाज गिल के काउंसिल है जो उनके चीफ ऑफ द स्टाफ है। देखिए, शहबाज गिल एक मुल्जिम है इस वक्त, उसके ऊपर एक तशद्दुद हुआ है। मैं बीइंग ए नॉट काउंसिल ऑफ शहबाज गिल, मैं बीइंग प्रेसिडेंट एंड ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि हमारे निज़ाम में इंसाफ के ऊपर एक दाग आया है, हमें उसको धोना है। हमें वायलेशन, हमने कसम उठाई है जजेस ने कि हमने वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के कस्टोडियन है। अगर एक भी इंसान के ऊपर इस तरह का वायलेशन होता है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है, निज़ाम इंसाफ के ऊपर दाग आता है। तो मैं समझता हूं कि जो इस निज़ाम इंसाफ के सरबराह हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उनको इस पे सुमोटो नोटिस लें और किसी इंडिपेंडेंट जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाए और इसमें देखें कि कौन कौन से किरदार इसमें मुलविस हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनके चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के काउंसिल भी हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के सदर भी हैं। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ादी इजहार राय पर आज एक सेमिनार का इनेकाद हुआ है। के इंसाफ इमरान खान ने इस सेमिनार से खिताब किया है, न्यूट्रल्स को एक और इंतबाह किया है और फिर नैब से मुताल्लिक को एक बात की है कि अगर नैब उनके कंट्रोल में होता तो शायद 15-20 लोगों से अरबों रुपए रिकवर कर लेते। कभी तो नैब की तारीफें किया करते थे, आज बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से 180 डिग्री का टर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मामला, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज़ादी इजहार राय के मौजू पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब किया। इस सेमिनार में खिताब के दौरान दो अहम बातें इमरान खान साहब ने की हैं। पहली बात का ताल्लुक न्यूट्रल्स, इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदिर हलकों से है। बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब ने अपने खिताब में आज एक बार फिर न्यूट्रल्स को मुखातिब किया है और न्यूट्रल्स से ये कहा है कि अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करें। वो ये बात पहले भी, लेकिन आज जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं वो ये है कि मुझे और नवाज शरीफ को इक्वेट नहीं किया जा सकता, मैं और नवाज शरीफ बराबर नहीं हो सकते। और आज वो ये कह रहे हैं कि जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त ISI, DGISI और ISI यकीनन वज़ीर आज़म को रिपोर्टिंग होती है, वो कहते हैं कि खुद इदारे उन्हें बताया करते थे कि इनकी मनी लॉन्ड्रिंग कितनी है, ये कितनी करप्शन कर चुके हैं। इसलिए आज वो ये कह रहे हैं कि आप अपने फैसले पर नजर सानी करें, बंद कब्रों के फैसले बेहतर नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने न्यूट्रल्स को क्या इंतबाह किया है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को आपके सामने रखते हैं।
तो मैं ये आखिर में अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूं, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। बड़े दिनों के बाद आज वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए को बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं तो इसको यू टर्न कहूँगा, 180 डिग्री का शिफ्ट है इमरान खान साहब के आज के स्टांस के अंदर, और वो ये कहते हैं कि नैब उनके दौरे हुकूमत में उनके कंट्रोल में नहीं था। अगर नैब उनके कंट्रोल में होता 20 लोगों से अरबों रुपए रिकवर कर लिए होते। क्या कह रहे थे? सबसे पहले ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तो मुझे तब भी समझ ना आया कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस भेजा गया। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए तो उन्होंने एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पर रेफरेंस बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब उनकी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। इक़्तिदार से बाहर आने के बाद ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपॉइंट किया। नैब से मुताल्लिक इमरान खान साहब नैब की परफॉर्मेंस के गुण गाते थे। चेयरमैन नैब को खुद एक्सटेंशन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में दी गई। नैब की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक क्या कहा करते थे, ज़रा मैं रिकॉर्ड के लिए सामने रखता हूँ कि 28 मई 2021 को इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं। प्रोड्यूसर वो ट्वीट ज़रा दिखाइए। 28 मई 2021 को ट्वीट की गई है, ये आपके सामने है, जिसमें नैब की कारकर्दगी बयान की गई है। तारीफ़ करते हुए इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब एहतसाब के लिए मुकम्मल आज़ाद है, इसीलिए अच्छे नताइज आ रहे हैं। और फिर स्टैट्स दिए हुए हैं कि 2018 से 2020 तक, यानी उनके दौरे हुकूमत में, नैब ने 484 अरब रुपए की लूटी हुई रकम बरामद की है। और फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है 1999 से लेकर उनकी हुकूमत आने तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कंबाइंड एफर्ट से भी नैब इतनी रकम रिकवर नहीं कर सका जितनी रकम 2018 से 2020 यानी 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ। और फिर वो ये कहते हैं कि जब एहतसाब का इदारा मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो तो फिर अच्छे नताइज तो आते हैं। आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि नैब असल में किसी के इमा पर काम कर रहा था, उनके कंट्रोल में नहीं था, और अगर उनके कंट्रोल में होता तो 15-20 लोगों से अरबों रुपए रिकवर कर लिए होते। सादा सी बात है कि खान साहब, क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या यू टर्न लेना वाकई इतना आसान काम होता है? क्या अपनी स्टेटेड पोजीशन, जो आपके स्टेटेड पॉइंट्स हैं, आपके अपने ऑन रिकॉर्ड ऐसी चीज़ें, एक ट्वीट मैंने सामने रख दी है, इसके अलावा बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो चेयरमैन नैब से मुताल्लिक है, नैब की परफॉर्मेंस से मुताल्लिक है, उनके ऊपर यू टर्न लेना क्या आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ नहीं होगा? ये सवाल तो बड़े सादा से हैं। इसके अलावा इस वक्त इमरान खान साहब ये महसूस कर रहे हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। सितंबर प्लान पर भी वो बात कर चुके हैं। तोशाखाना रेफरेंस पर जो है उनके केस पर आज समाअत हुई है। ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की है। उसके अलावा ममनुआ फंडिंग केस से मुताल्लिक FIA भी तहकीकात कर रहा है और FIA की जानिब से इमरान खान साहब को नोटिस भेजा गया। FIA की जानिब से असद कैसर जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली हैं और शाह फरमान जो साबिक गवर्नर KP के, उनको नैब की तरफ से कॉल अप नोटिस भेजा गया। उस पर भी जो है वो इंक्वायरी हो रही है, उनके कुछ अकाउंट्स भी सामने आए हैं। लेकिन इमरान खान साहब को जो इंक्वायरी के लिए नोटिस भेजा गया उसमें इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि वो FIA को जवाब दे रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत FIA मजाज अथॉरिटी नहीं है, और अगर FIA ये नोटिस वापस नहीं लेता तो फिर FIA के खिलाफ इमरान खान साहब कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी इमरान खान साहब जो इक़्तिदार में आकर ये कहते थे कि एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वज़ीरों तक जाएगा, फिर मेरे मुशीरों तक, और फिर वो नीचे, यानी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। आज ये ममनुआ फंडिंग केस का मामला 8 साल तक चला है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी बार स्टे ले चुकी। आज एक बार फिर जब FIA तहकीकात कर रहा है और दायरा कार बैरून ममालिक तक अब वसी किया जा चुका है, तो इमरान खान साहब इन तहकीकात में मुआवनत करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि FIA को उल्टा कानूनी चाराजोई की धमकी दे रहे हैं। इस वक्त साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनके मामलात पर मेरा ख्याल है उनसे बेहतर कमेंट कोई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के दौर में वो DG FIA रहे हैं, उस वक्त के मामलात को भी बखूबी जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, ये FIA की तरफ से इमरान खान साहब को नोटिस भेजा गया और इमरान खान साहब ये कहते हैं
कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत ममनुआ फंडिंग केस के कॉन्टेक्स्ट में FIA का दायरा अख्तियार ही नहीं है। तो इस पर सबसे पहले रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या FIA के दायरा कार में नहीं आता ये मामला? एक बात बताऊं, ये है टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग, ये है टिपिकल फेक अकाउंट्स, जिसका दायरे अख्तियार मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स का ज्यूरिस्डिक्शन FIA के पास है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 वो एक्टिवेट होता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर तो है अपनी जगह पे, वो उसका एक इस जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके दो नताइज आएंगे। एक आएगा सिविल कि उन्होंने अपना दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फिर वो गवर्नमेंट को जो कुछ वो लिखेंगे वो तो खैर एक अलग से मैटर चलेगा। लेकिन अब ये है क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट, जो कि PTI ने कहा है कि ये 13 अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, ये इलीगल अकाउंट्स है, इसका मतलब फेक अकाउंट्स है। जिस तरह आपको याद होगा पहले भी हमने की थी इंक्वायरी, FIA ने की थी जब मैं वहां पे मौजूद था। वो इंक्वायरी थी फेक अकाउंट्स की, फेक अकाउंट से 8 उनकी इंक्वायरी हमने की थी कि पापड़ वाला, फालूदे वाला और ये लोग थे। अब ये 13 अकाउंट्स वो हैं जो PTI कहती है कि हमने नहीं खोले, हमारे नहीं है। इसका मकसद है ये फेक हो गए। यही तो बात थी कि अच्छा फिर उसमें क्या होता है, वो तो ज़्यादा वो है कि वो जो फेक अकाउंट है उसका जो जिसने खोला है अकाउंट, मैनेजर साहब जो बैंक का था जिसने अप्रूवल दिया, वो भी जाएगा और उसके जितने भी पैसे उसमें आए, इसलिए उन्होंने खुद डिक्लेयर किया कि हमारे अकाउंट्स नहीं है, जितने भी पैसे उसमें आए वो क्राइम प्रोसीड कहलाती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ लिए अगर कोई। अच्छा फिर उसके बाद जो जिसने इस्तेमाल किया, जो बेनिफिशियरी है वो भी आएगा, और जो मैनेजर साहब है जिसने अकाउंट खोला है, जिसने उधर इंट्रोड्यूस किया है, उसने गलत इंट्रोड्यूस किया फेक अकाउंट को। फिर दूसरी कैटेगरी है उन अकाउंट्स की जो कि PTI कहती है हमारे नहीं है। इसका मकसद है उसको पूरा वो भी फेक अकाउंट हो गए। और अगर इन अकाउंट्स में से इनके मेन अकाउंट्स में पैसे गए हैं तो फिर ये सारे अकाउंट फ्रीज होते हैं, 68 अकाउंट्स जो आइडेंटिफाई हुए। अच्छा फिर ये तो हो गया लोकल 68 अकाउंट्स का। जब ये पूरा खुलेगा खाता तो ये जाकर के 1.5 लाख अकाउंट बनेगा। हमने 8 अकाउंट से 33,000 अकाउंट्स में पहुंचे थे, 35,000 अकाउंट्स में। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, ज़ाहिर है उसको 5-6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। जो जवाब FIA को इमरान खान साहब की तरफ से भेजा गया है उसमें इस बात का इतराफ़ किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ममनुआ फंडिंग केस की जो रिपोर्ट जारी की है वो एक रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो कोई जजमेंट नहीं है। जब ये तय हो गया कि वो जजमेंट नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंतजामी इदारा है, मतलब वो उसका दायरा इख्तियार तो नहीं है, वो ऑब्वियसली कोई ट्राइब्यूनल नहीं है, जब वो एक रिपोर्ट दे रहा है तो इसका मतलब ये कि ये पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 या इलेक्शन कमीशन, इसके बाद तो वफाकी हुकूमत मजाज है कि वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA को कह सकते हैं कि आप प्रॉब करें। और आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद अब ये केस ममनुआ फंडिंग से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। फिर वो कुल्फ़ी वाला, फालूदे वाला, पापड़ वाला या एटसेट्रा जो भी था जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, ये कितना संगीन मामला हो जाता है? इसमें किस किस की गिरफ्तारियां हो सकती हैं? कौन कौन लोग इसमें आएंगे? फिर ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा रैकेट है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। किस तरह मैं आपको बताता हूं। मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई पढ़ ले, धोना, पैसे का शेप चेंज करना। अब किस तरह पैसे का शेप चेंज हुआ, थोड़ा सा अर्ज किए देता हूं कि लंदन में पैसे इकट्ठे हुए हैं चैरिटी के लिए, यहां पर इस्तेमाल हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। दिस इज टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग। जो पैसे आए इस अकाउंट में भी गिरे, वो अकाउंट
मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मनी लॉन्ड्रिंग है। देखिए, ये कोई बेनामी अकाउंट्स है या बेनामीदार है या फेक अकाउंट्स है, उसकी तो चले समझ आ गई। ये जो अगर मुबारक नहयान साहब ने 2 मिलियन पाउंड्स भेजे हैं या वोटन क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड से को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, ये तो डिक्लेयर्ड हैं, अकाउंट्स भी डिक्लेयर्ड है, देने वाला भी डिक्लेयर्ड है कि कौन भेज रहा है। आप कह रहे हैं कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है? हुजूर वाला उसने दिया है खैरात ज़कात के लिए पैसे, उसने आपको थोड़ी दिया है कि मेरे बैनर बना दो, उसके बैनर बना दो और टेंट ले लो, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लो, अपने सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को तनख्वाहें दे दो, उसमें से अपने ट्रोल्स को तनख्वाहें दो, अपने लोगों को नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं, लेकिन बशीर मेमन साहब, आरिफ नकवी साहब ने जो पैसे भेजे वो तो इसी इंटेंशन से भेजे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेज रहे हैं, वो शौकत खानम को नहीं भेज रहे हैं, ना नमल को भेज रहे हैं, किसी चैरिटी को भेज रहे हैं, वो तो पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं। ये तो किसी और चीज के में आ जाते हैं जुमरे में ना। ये आते हैं कंपनीज, कोई भी कंपनी वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस के तहत, ऑर्डर के तहत, ये कोई भी कंपनी पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंपनी नहीं दे सकती, पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक। बशीर मेमन साहब, आप देखिए, ओमनी ग्रुप की आपने एग्जांपल दी, क्लासिक एग्जांपल है। एफआईए ने वो केस प्रॉम्प्ट किया, ओमनी ग्रुप वाले तो पकड़े गए, बैंक वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई, जिनके अकाउंट्स में पैसे आए, जो बेनिफिशियरी हुए बाद में, वो तो कोई जमानत पे चला जाता है या वो अदालत के अंदर पेशियां ज़रूर भुगतते देखा गया, लेकिन कोई अभी तक इक्वेटल ही है, कोई ख़ास किसी के ऊपर जो है वो नज़ला नहीं गिरा। इस केस में भी वो बैंक मैनेजर तो मारा जाएगा जिसने अकाउंट खोला है, जिसने भेजा है, उसको तो आप कैसे पकड़ेंगे, वो तो बाहर बैठा हुआ है। जो बेनिफिशियरी है वो क्या करेगा? वो पॉलिटिकल फिगर है और पॉलिटिकल फिगर्स बच जाते हैं। बेटा अब ये तो एफआईए का काम है ना, एफआईए का काम है। और वाइट कॉलर क्राइम में मुलजिम को मैं आपको करूं, थोड़ा सा इमेजिन करें, लंदन में जिसने पैसे रेज किए, एनसीए को बताया जाएगा कि ये पैसे आपके पास इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी में इस्तेमाल हुए हैं, सिंपल। वो वहां पे उस कंपनी का जो भी डायरेक्टर है, जो भी सीईओ है, जो भी जिसने भी पैसे वहां पे खर्च किए, वो सारे के सारे एनसीए खुद ही देखेगा उसको अपने कानून के मुताबिक। फिर अमेरिका से पैसे हैं, अमेरिका में एलएलसी बनी थी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, वो कंपनी नहीं दे सकती, पाकिस्तानी कंपनी, लेकिन है वो अमेरिकन कंपनी, उसने पैसे दिए, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है सीधी सीधी। अच्छा बशीर मेमन साहब, अब ये जो नोटिस का जवाब इमरान खान साहब ने भेजा है, उसमें कहा गया है कि 2 रोज में अगर एफआईए ने नोटिस वापस ना लिया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं एफआईए के खिलाफ? देखिए जी मेरी बात सुने, एफआईए के खिलाफ मुझे नहीं पता, ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है। देखिए हम लोग सोर्स रिपोर्ट्स के ऊपर भी तो इंक्वायरियां करते रहे हैं ना, सोर्स रिपोर्ट्स पे भी इंक्वायरियां होती हैं। एफआईए को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर मिलनी चाहिए कि ये चीज़ है, और फिर अगर वो इवेल्युएट करता है फिर इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। एंड क्या होता है? एंड हर इंक्वायरी का एंड ये होता है कि एफआईआर के बाद कोर्ट, तो कोर्ट में फाइट करेंगे ना। आप उठते ही बोलना शुरू कर देंगे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो आप देख तो ले उनके पास एविडेंस क्या है, उधर से सर्टिफाइड कॉपी लगाए और वो लगाए। अच्छा मेरा यही सवाल है ना बशीर मेमन साहब, देखिए ये केस कोई आज का तो नहीं है, 8 साल केस चलता रहा। इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो तो अब आई है, उससे पहले एफआईए के पास कोई सोर्स रिपोर्ट नहीं थी। जिस वक्त आप एफआईए के डीजी थे उस वक्त आपने इमरान खान साहब को नहीं बताया था कि हुजूर ये हो रहा है? नहीं, देखिए ये अकाउंट्स जो है ना वो बड़ा सीक्रेट मैटर होता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द बैंक, बैंक और इंडिविजुअल के दरमियान में होता है। उसको सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना बैंकिंग लॉज के तहत बैंक की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर साहब ने पूरी करनी होती है। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो किसी को नहीं दिखाया जाता। जिस तरह हम भी एफआईए में भी अगर मांगते हैं तो हमें कोर्ट के थ्रू मांगना पड़ता है बैंकिंग रिकॉर्ड किसी का भी, ये सेक्शन 62 का नोटिस देना पड़ता है, ऑर्डर लेना पड़ता है। नहीं, लेकिन आपके बकौल आरिफ नकवी साहब से मुताल्लिक तो इमरान खान ने आपको खुद कहा था कि उसने को फंडिंग की है और वो सियासी मकासद के लिए की है। हाँ, वो तो मैंने अकेले ने थोड़ी कहा है, रेहाम खान साहिबा ने अपनी किताब में लिखा, फिर वो द की मैन में साइमन क्लार्क ने इंग्लैंड में किताब शाये की, वो लिखा। अगर मैंने चले झूठ बोल दिया तो इमरान खान साहब को चैलेंज करना चाहिए साइमन क्लार्क की किताब द की मैन को,
नहीं, कीमन की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट साइमन क्लार्क की उस वक्त आ गई थी, रेहाम खान साहिबा की जो बुक है वो उसमें जो हवाला दिया गया उस वक्त था। तो उस वक्त क्योंकि DGFI बशीर मेमन साहब, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो FIA ने नहीं सोचा या DG साहब ने नहीं सोचा कि कोई ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है या प्रॉब हो सकती है। सर नहीं, ये द की मैन मेरे बात चाहे हुई है, मेरे बात चाहे हुई, लेकिन वो रिपोर्ट जो है मैं नहीं था उसमें। जी रेहाम खान साहब का किताब देखें या ये आरिफ नकवी साहब का हवाला, ये तो खुद आपने कहा ना कि इमरान खान साहब खुद आपसे डिस्कस करते रहे। नहीं, रेहाम खान साहब की किताब कभी मेरे साथ डिस्कस नहीं की। नहीं, आरिफ नकवी साहब, आरिफ नकवी ने कि पॉलिटिकल फंडिंग की है पार्टी के लिए। आरिफ नकवी साहब ने मुझे कहा था कि मुझे पॉलिटिकल फंडिंग की है, लेकिन द मैटर वाज पेंडिंग बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। FIA उसको तब करेगी जब वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। तो यानी इंक्वायरी रिपोर्ट तो 8 साल तक पेंडिंग रही। बशीर मेमन साहब, लास्टली बड़ा सादा सा सवाल है, प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि पार्टिजन ना रहे FIA एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, और न्यूट्रली अपना काम गैर जानिबदार अंदाज में कर सके? सर मैं आपको एक बात बताऊं, FIA की जो इंक्वायरीज होती है ना, उसमें सारी की सारी जो एविडेंस होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हाँ, FIA मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई, वो डायरेक्टर जनरल इस्तेमाल हुआ सनाउल्लाह अब्बासी, जिसके भी बोलने पे हुआ, लेकिन इस्तेमाल वो हुआ, ठीक है ना, वो इस्तेमाल हुआ और वो झूठा केस था, कोर्टों ने मुझे रिलीफ दे दिया। तो FIA इस्तेमाल तो होती है, मैं एक बात कर रहा हूं, लेकिन इस डायरेक्टर जनरल को मैं जानता हूं, मोहसिन भट्ट साहब को मैं जानता हूं, पूरे डिपार्टमेंट उसको जानता है, पूरा पाकिस्तान उसको जानता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स। फिर अत्तर साहब जो है वो इज अ वेरी फाइन ऑफिसर, जो इंचार्ज है पूरे इन्वेस्टिगेशन के। फिर जो FIA की जो टीम है, दे आर ऑल प्रोफेशनल ऑफिसर्स। आप समझते हैं कि अगर कोई ये हुकूमत में ना हो के अपोजिशन में जा करके ये कहते कि पूरे के पूरे सारे के सारे मेरे खिलाफ हो गए, खुदा का वास्ता है मत करे, जा करके उनको जवाब दे और फिर बाद में कोर्ट में आ जाए। जवाब तो देना, जवाब देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन बशीर मेमन साहब, ये सजेशन आपकी FIA के लिए भी अच्छी है, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, पोटेंशियल होगा, लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, दुनिया भर में ये बात की जाती है कि बड़ा मुश्किल काम है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तो बनते हैं, बात होती है, सियासत होती है, लेकिन अल्टीमेटली इस्टेब्लिश कुछ नहीं होता। फाइनली ये बताइए कि इसमें आपको लगता है कि इस्टेब्लिश हो जाएगा बिलाखिर और इस पे मंतकी अंजाम को भी पहुंचेगा ये मामला? सर पहुंचना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि हाँ, ये बात थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने जब आपको कहा 1.5 लाख अकाउंट निकलेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो रिसोर्सेज चाहिए वो बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे। हमने किया था, जो JIT किया था, उसमें कोई 100 के करीब लोग थे जो 12 घंटे काम करते थे 3 महीने के लिए। और जब हमने एविडेंस इकट्ठी की थी तो मेरे ख्याल में अच्छा खासा कमरा भर गया था। अभी भी जाकर के देख ले, FIA हेडक्वार्टर्स में पड़ा हुआ है। एक सेट तो हमने ज़ाहिर है ऑफिस रिकॉर्ड के लिए रखा होता है, और अभी भी पड़ा हुआ। तो ये तो इंटरनेशनल केस है। ये तो 15 से 20 बिलियन की बात करें आप, और एसेट्स निकलेंगे लंदन में एसेट्स निकलेंगे, अमेरिका में एसेट्स निकलेंगे, बेल्जियम में निकलेंगे, स्पेन में निकलेंगे। ये मैं देखें एज एन इन्वेस्टिगेटर मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैंने सिर्फ रिपोर्ट पढ़ी है और मैं रिपोर्ट पढ़ के मेरा ये अंदाज़ा है। मैं उस वक्त भी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे जब भी झूठे केस के लिए बुलाते थे तो मैं केस को पढ़ता था एक दिन, और दूसरे दिन मैं उनको कहता था कि ये केस नहीं बनता, केस बनता नहीं है। हमारा खामखा में हम हैरेस करने के लिए नहीं बैठे हुए, किसी को भी बेइज्जत करने के लिए नहीं बैठे हुए। जब उन्होंने कहा था मरियम नवाज साहब पे इस बात पे केस बनाओ, फर्स्ट लेडी की जो फोटोग्राफ आई थी जो वायरल हुई थी, तो मैंने कहा नहीं, ये टेररिज्म का केस नहीं बनता। हाँ, ये गैर अखलाकी है, नॉन कॉग ऑफेंस बनता है, और ये उसका प्रोसीजर तरीका है। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब आपके वक्त के लिए। साबिक DG FIA बशीर मेमन हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, फैसलाबाद में खातून पर तशद्दुद के मुलजिम शेख दानिश और उसके साथियों को आज अदालत में पेश किया गया है। मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ
वेलकम बैक। खवातीन पर तशद्दुद कोई नई बात नहीं है, लेकिन के साथ साथ इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। तशवीश ये है कि सिन्फ़े नाजुक पर होने वाला तशद्दुद क्यों बढ़ रहा है और ये कब ख़त्म होगा। पाकिस्तानी माशरा ख़वातीन के लिए अब एक इंतहा पसंद माशरा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से ख़वातीन पर तशद्दुद है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। चाहे वो बहीमाना कत्ल हो या इस्मत दरी या शादी से इनकार पर लड़कियों का कत्ल हो या फिर हरासमेंट। फैसलाबाद में एक पढ़ी लिखी खातून के साथ पेश आने वाले वाक़े ने एक बार फिर हमारे सर शर्म से झुका दिए, जहाँ एक बड़े सेठ ने अपनी बेटी ही की क्लास फेलो लड़की से शादी करने की ठानी और इनकार पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े में मुलव्विस मरकज़ी मुल्ज़िम शेख दानिश फैसलाबाद का मशहूर टेक्सटाइल बिजनेसमैन है, बेस्ट एक्सपोर्ट नामी कंपनी का मालिक है, ZA कॉरपोरेशन नामी यान टेक्सटाइल कंपनी का ओनर भी है और उसका सियासी असर व रसूख भी है। सबसे अफसोसनाक अमर इस वाक़े में यह है कि सारे वाक़े में तशद्दुद का शिकार होने वाली लड़की की दोस्त अपने बाप के साथ बराबर की शरीक थी। मुल्ज़िमान ने मेडिकल की तालिबा इस लड़की और उसके बैरून मुल्क से आए भाई को घर से उठाया, लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका जिनसी इस्तेसाल किया, सर के बाल मूंढे, भवें तक काट डाली। दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िमान ने इस पर बस नहीं, इस पर तवक्कुफ नहीं किया, बल्कि लड़की को जूते तक चाटने पर मजबूर किया। इस सारे अमल की वीडियो बनाई गई और फिर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। जुल्म का शिकार होने वाली खातून की रिपोर्ट पर फैसलाबाद पुलिस ने 6 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया। FIR में मुतासरा खातून ने शेख दानिश और उनकी बेटी अना दानिश समेत उनके 3 गार्ड्स और एक घरेलू मुलाजमा के साथ जो 10 नामालूम अफराद हैं उनकी निशानदेही भी की। FIR में खातून ने बताया कि वो बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी फाइनल ईयर की तालिबा है, अपनी बूढ़ी वालिदा के साथ फैसलाबाद में रिहाइश पजीर हैं। FIR में मुतासरा खातून ने लिखवाया कि अना दानिश स्कूल में उनकी जूनियर थी और उनसे उनकी दोस्ती थी, जिसकी वजह से उनके घर आना जाना था। इसी दौरान अना के वालिद दानिश ने उनमें दिलचस्पी लेना शुरू की। मामला उस वक्त ज़्यादा ख़राब हो गए जब मुतासरा लड़की खतीजा ने रिश्ते से इनकार किया, जिस पर दानिश ने अपनी बेटी अना अली के ज़रिए उस पर दबाव बढ़ाना शुरू किया और वो अपना इरादा बदल ले, उसका रिश्ता कबूल कर ले, ये प्रेशर डाला गया। हम अपने फैसले पर कायम रहने पर 9 अगस्त को शेख दानिश अली ने खतीजा और उसके भाई हसन गफूर अली को उनके घर से अगवा किया। खतीजा के अगवा के दौरान उन्होंने उसके घर से कुछ कीमती सामान भी चुराया, जिसमें एक कीमती मोबाइल फ़ोन, तकरीबन 5 लाख की नकद रकम और 4,50,000 की मालियत की सोने की 2 चूड़ियाँ शामिल थी। मुल्ज़िम शेख दानिश अली, उसकी बेटी और फैज़ान, शुएब और ख़ान मोहम्मद ने खतीजा और उसके भाई को बंदूक की नोक पर तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद मुल्ज़िमान खतीजा और उसके भाई को अगवा करके ले गए। उन्होंने खतीजा को अपने जूते चाटने पर मजबूर किया। बाद अज़ा अना अली ने अपने बाप के कहने पर खतीजा के कैंची से बाल काटे और उनके बाएं जानिब की भवें भी रेज़र से मोड़ डाली गई। इस सब की दानिश वीडियो बनाता रहा, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मुतासरा खातून ने FIR में मज़ीद लिखवाया कि इस सब के बाद दानिश उन्हें एक अलग कमरे में ले गया, जहाँ वो उनसे जिनसी ज़्यादती की कोशिश करता रहा और वीडियो बनाता रहा। इस सारे वाक़े और वीडियो वायरल होने के बाद जब पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई और मुल्ज़िम के घर पर छापा मारा गया और तो बहुत से चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए। तफ्तीश से पता चला कि गिरफ्तार मुलाजमा कोई और नहीं बल्कि शेख दानिश की दूसरी बीवी है, जो इस मुल्ज़िम की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करती थी, जिससे बाद में मुल्ज़िम ने निकाह किया था। कल पेशी पर शेख दानिश की मुबैना बीवी ने वकला से भी बदतमीज़ी की और साथ उनका एतराफ़ किया कि वो शेख दानिश की दूसरी बीवी है। हरास करती है। अना के साथ क्या मसला था? सिर्फ ये अना 13 साल की बच्ची है, अना के साथ कोई इसका कांटेक्ट नहीं है। बकवास करी। वीडियो के अंदर बार बार अना का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसने अना के बारे में बैक बाइटिंग की थी। ये कितनी शादियां हैं? 2 हैं। जब तक पीछे आपका मौक़िफ़ नहीं आएगा वो वन साइडेड थोड़ी सी बात कर लेने देना। अब इस दरिंदा सिर्फ मुल्ज़िम के घर में छापे के दौरान पुलिस को घर से 40 से ज़ायद शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिसके बाद एक बात तो साफ ज़ाहिर है कि मुल्ज़िम एक अयाश और दरिंदा सिर्फ इंसान था, जो अपने रवैये और स्टेटस के बलबूते पर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला था। मुल्ज़िम शेख दानिश को गिरफ्तार करने के 1 रोज़ बाद ही ज़मानत मिल चुकी है। यही नहीं बल्कि पुलिस रवैये के खिलाफ भी बहुत से सवालात उठ रहे हैं। फैसलाबाद के रिहायशी मुल्ज़िम की बेटी और इस सारे अमल में शरीक दूसरे मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तासुर है कि सियासी असर व रसूख और पैसे के बलबूते पर मुतासर लड़की की सहेली ये जुर्म में बराबर की शरीक मुल्ज़िमा को रियायत दी जा रही है। हमारा कानून और इंसाफ अमीरों और ताकतवरों के हक़ में है,
मुल्क में कवानीन सिर्फ गरीबों के लिए बाकी हैं, ये सवाल तो बनता है। फैसलाबाद का वाक़या पंजाब के नए वज़ीर आला के लिए भी एक टेस्ट केस है। आवाम उनकी जानिब भी देख रही है और सवाल कर रही है कि जनाब वज़ीर आला साहब, क्या इस केस में भी वही फुर्ती दिखाई जाएगी जो 25 मई के वाक़यात का बदला लेने के लिए दिखाई गई और एक हफ्ते में तबादलों की सेंचुरी मुकम्मल की गई है? क्या का निशाना बनने वाली खतीजा का बदला भी आप लेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 25 मई के वाक़े का बदला आप लेने के लिए बिल्कुल सीना सपर है? इस सवाल के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।